नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर के ऊपर। किसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्त? तो बीएड फर्स्ट ईयर के ऊपर पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो पेपर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें भी यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। किसके? यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर चर्चा होने वाली है। ठीक है, आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक एक प्रश्न को एक एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो सारे आपके इस यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है, वीडियो से चैनल से आपको जुड़े रहना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। पहला नंबर जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आगे पूछ रहा है शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके प्रकृति और क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना रहेगा। पहले तो आपको शिक्षा के बारे में बताना है क्योंकि आपसे पूछ रहा है शिक्षा से आपका क्या आशय है। ठीक है, एजुकेशन के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। और यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से बना है। किससे मेरे प्यारे दोस्त? तो एडुकेटम शब्द से बना है और ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, बात करें एडुकेटम शब्द दो शब्दों के योग से निर्मित है, पहला ए और दूसरा डूको। क्या मेरे प्यारे दोस्त? पहला ई, दूसरा डूको। तो यहाँ पर देखें तो ई का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर प्रकाशित हो और डूको का अर्थ आज से लिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ का तात्पर्य यह है कि बालक के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी बालक के अंदर अंतर्निहित है, जो शक्तियां हैं, वह अभिव्यक्त होकर बाहर की ओर प्रकाशित हों और बालक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बालक शिक्षा के पश्चात विकास की दिशा में अग्रसित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो आप एजुकेशन का या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ निकालना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं पहले से ही जो पाई जाती हैं उनको डेवलप करना, विकसित करना, उनको बाहर निकालना, जिससे वो अपने आने वाले जीवन को, भावी जीवन को अच्छे से जी सके। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लिखा है कि इस अर्थ के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक में निहित शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करके उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि जो शिक्षा है मेरे पास दोस्त, तो विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है जो क्या करती है, बालक में निहित शक्तियाँ, जो बालक के अंदर पहले से शक्तियाँ पाई जाती हैं उनका समुचित रूप से विकास करती है। मतलब पूर्ण रूप से क्या करती है, उनको डेवलपमेंट करती है, उनका डेवलप करती है और उसके बाद कर रहा है करके उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, और उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, उसको रास्ता दिखाती है। ठीक है, आगे बात करें इसके अतिरिक्त। ठीक है, इसके अतिरिक्त एडुकियर या फिर एजुकियर शब्द भी शिक्षा के उपरोक्त अर्थ को सही स्पष्ट करते हैं। बात करें एजुकियर के बारे में तो एजुकियर का अर्थ है आगे बढ़ना। ठीक है, और एजुकियर का आशय है विकसित करना। ठीक है, फिर आगे कहता है शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिश धातु से हुई है। अब बात करते हैं अगर संस्कृत भाषा में, तो जो शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति है वो जो है संस्कृत भाषा का एक शिक्ष नाम का शब्द है, उसी से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान ग्रहण करना। मतलब कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में अगर हम शिक्ष शब्द का अर्थ देखें, शिक्ष धातु का अर्थ देखें, तो इसका अर्थ ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, सीखना या फिर ज्ञान को ग्रहण करना। सीखना एक अत्यंत विस्तृत शब्द है जिसका आशय है बालक आजीवन जो कुछ भी सीखता है वही शिक्षा है। कह रहे हैं कि जो सीखना है ये एक बहुत विस्तृत शब्द है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका आशय आप ले सकते हैं कि बालक आजीवन मतलब पूरे जीवन जो कुछ भी सीखता है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, शिक्षा हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षा का यह अर्थ उसकी व्यापकता की ओर इंगित करता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा का जो ये अर्थ है ये उसकी व्यापकता की, मतलब इसका कितना बड़ा क्षेत्र है ये हमें दिखाता है। परिवार, विद्यालय, समाज आदि से बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि विद्यालय, तो यहाँ पे कह रहा है कि परिवार से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, समाज से सीखता है। तो इन सारी चीज़ों से जो कुछ भी बालक सीखता है वो सारी चीज़ें एजुकेशन अर्थात शिक्षा ही होती हैं। ठीक है, आगे बात करें शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है, संकुचित अर्थ देखते हैं इसका। तो संकीर्ण अर्थ
में शिक्षा एक निश्चित स्थान पर मतलब विद्यालय जिसे आप कह सकते हैं पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर प्रदान की जाती है। मतलब पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या होगा, आपका लक्ष्य एम क्या होगा, ये पहले से निर्धारित कर दिया जाता है, पूर्व निर्धारित होती है। योजना के आधार पर किसी स्थान या विद्यालय में इसको पढ़ाया जाता है, इसको प्रदान कराया जाता है। विद्यालय में शिक्षक एक निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान कराता है। मतलब कह रहे हैं कि जो विद्यालय होता है उसमें जो टीचर होता है वो एक निर्धारित पाठ्यक्रम मतलब पहले से ही बताया जाता है, उसका एक पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है वो पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और वो टीचर उसी को पढ़ाने का प्रयास करता है और बालक को उन सारी चीज़ों से परिचित करवाता है, ठीक है। आगे बात करें, यह शिक्षा एक निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से अवधि के उपरांत समाप्त हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये शिक्षा है ये निर्धारित पाठ्यक्रम जो पहले से ही पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार किया जाता है उसके माध्यम से एक अवधि दिया जाता है, उस समय के उपरांत जो है वो पूरी शिक्षा समाप्त हो जाती है, उसको उन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब आपके बात करें टी रेमंड महोदय के अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा है शिक्षा संकीर्ण और अधिक निश्चित अर्थ में मात्र उन विशेष प्रभावों को अपने अंतर्गत मानती है जो समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा बालक को प्रभावित करने हेतु जानबूझकर और नियोजित रूप में प्रदान किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है इसका संकीर्ण और अधिक निश्चित अर्थ के मात्रा में उन विशेष प्रभावों को अपने अंतर्गत मतलब कह रही कुछ ऐसे विशेष प्रभाव होते हैं उनको अपने अंतर्गत वो ले लेती है, जो क्या करते हैं समाज के वयस्क सदस्य का मतलब हुआ जो प्रौढ़ता से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, 25 साल से ऊपर हैं वयस्क सदस्य द्वारा बालकों को प्रभावित करने हेतु जानबूझकर एवं नियोजित रूप से प्रदान की जाती है। मतलब कि बालक को प्रभावित किया जाता है, उसके जो उसका व्यक्तित्व होता है उसको डेवलप किया जाता है, उसमें थोड़ा सुधार किया जाता है, वो प्रभाव के कारण ही सुधार हो पाता है, उसमें डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो उस प्रभाव को क्या करता है, प्रभावित करती है जानबूझकर और नियोजित रूप से प्रदान की जाती है। मतलब ये सारी चीज़ें जानबूझकर और एक क्रम में जो है ये सारी चीज़ें प्रदान कराई जाती हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, आपके दूसरे आ जाते हैं ड्रेबर महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ड्रेवर महोदय आ जाते हैं। तो उनके शब्दों में देखें तो शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक के ज्ञान चरित्र और व्यवहार को विशिष्ट सांचे में ढाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसके द्वारा क्या होता है कि बालक का जो चरित्र है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो व्यवहार है, उसको एक विशिष्ट ढांचे में मतलब एक यूनिक ढांचे में क्या कर दिया जाता है, ढाल दिया जाता है। उसी के अनुसार उसके ज्ञान का, उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का विकास किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है। अभी तो आपने संकीर्ण अर्थ देखा, अब व्यापक अर्थ देखते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली व्यापक प्रक्रिया है। मतलब कह रहे हैं कि अगर व्यापक अर्थ में देखें तो शिक्षा एक ऐसी है जो पूरे जीवन चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में है। व्यापक का मतलब जिसका बहुत बड़ा रूप है। जन्म लेने के उपरांत व्यक्ति किसी न किसी से कुछ सीखता ही रहता है। मतलब कह रहे हैं कि जब बालक कोई है या कोई आदमी है, जब वो जन्म लेता है मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा, वहीं से वो सीखना स्टार्ट कर देता है और जब तक उम्र नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ चीज़ें वो सीखता रहता है। यही शिक्षा का व्यापक रूप है। कह रहे हैं यही क्या है मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा का व्यापक रूप है। इस संबंध में टी रेमंड महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने कि शिक्षा विकास का वह क्रम है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो शिक्षा है वो डेवलपमेंट का वह क्रम है जिससे व्यक्ति स्वयं को सैन्य भिन्न भिन्न प्रकार के अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो विकास या डेवलपमेंट का वो क्रम है जो क्या करता है, व्यक्ति स्वयं को क्या करता है, सैन्य मतलब धीरे धीरे भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण, मतलब जो आपके ये भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण है, इनके अनुकूल मतलब उन्हीं के अनुकूल उनको उनको बना देता है। बात करें, जीवन ही वास्तव में शिक्षा प्रदान कराता है। मतलब कह रहे हैं कि वास्तव में अगर देखें तो जीवन ही हमें क्या कराती है, शिक्षा प्रदान कराती है। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, ठीक है, विस्तृत मनोरंजन, उसके बाद यात्रा इत्यादि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यवसाय, ठीक है, पारिवारिक जीवन के बाद साथ, मित्रता के साथ, व्यवहार और विवाह के साथ या विस्तृत मनोरंजन या फिर यात्रा के साथ वो अपने कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उन्हीं से वो शिक्षा ग्रहण करता रहता है। आगे बात करें, इस प्रकार की शिक्षा विद्यालय में चार दीवारी के तक सीमित नहीं रहती है, अपितु समाज में भी इसका आदान प्रदान चलता रहता है। मतलब कह रहे हैं जो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ आप निकाल रहे हैं तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है
ये किसी घेरे में, किसी विद्यालय की चार दीवारी के अंतर्गत ही इसकी सीमा नहीं होती है। ये समाज में कहीं भी और कभी भी सीखी जा सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा के बारे में कि एजुकेशन का डिफिनेशन किसने क्या दिया है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो लिखा है, कुछ विशिष्ट विद्वानों ने, शिक्षावादियों ने, शिक्षाविदों की परिभाषाओं का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कुछ यहाँ पे आपके विशिष्ट विद्वान हैं, ठीक है, जो शिक्षावादी भी रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। पेस्तोलॉजी महोदय हैं, वो बताते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा होती है वो मनुष्य को जो जन्मजात शक्तियाँ प्रदान होती हैं, मतलब जैसे ही जन्म लेता है उसके साथ उसको कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। उन्हीं शक्तियों का स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण से और प्रगतिशील विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अब आपके आ जाते हैं दूसरे एडम्स महोदय। उन्होंने बताया है शिक्षा एक चेतन एवं उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी क्या है मेरे भाई दोस्त, चेतन। चेतन का मतलब जागृत, और उद्देश्यपूर्ण मतलब कि उद्देश्य युक्त मतलब जिसका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। मतलब कह रहे हैं एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है, जिससे दूसरे के विकास को ज्ञान की दक्षता का आदान प्रदान से रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं, एडम्स महोदय कहते हैं। अगले आपके तीसरे आ जाते हैं G.S. थॉमसन महोदय। उन्होंने बताया है कि शिक्षा से मेरा आशय वातावरण के उन प्रभाव से है जो व्यक्ति को उसके व्यवहार, विचार एवं अन्य आचरण की आदतों में अस्थायी परिवर्तन लाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा का आशय जो है वो G.H. थॉमसन महोदय जो है कुछ इस प्रकार से लेते हैं। उनका आशय वातावरण के उस प्रभाव से है जो क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, उसके विचारों में परिवर्तन ला देता है, या उसके अन्य आचरण या फिर आदतों में क्या कर देता है मेरे प्यारे दोस्त, अस्थायी परिवर्तन ला देता, वही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। अब आपके चौथे हॉर्न महोदय आ जाते हैं। इन्होंने बताया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रकृति से समन्वय स्थापित करता है। मतलब क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृति से समन्वय मतलब वहाँ पे अपने दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर पाता है और उसी के अनुसार वो चलना सीख पाता है। ठीक है, उसी के अनुकूल बन पाता है, वो शिक्षा की प्रक्रिया के कारण ही। ठीक है। पाँचवें नंबर आपके स्पेंसर महोदय आ जाते हैं। इन्होंने बताया है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा मनुष्य के अंतर एवं बाह्य के संबंध स्थापित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, मनुष्य के अंतर, अंतर का मतलब यहाँ पे अंदर से लिया जा रहा है, और बाह्य का मतलब बाहर से लिया जा रहा है, दोनों में क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त, संबंध स्थापित करती है। ये शिक्षा का कार्य होता है। अब बात करें फ्रोबेल महोदय के अनुसार, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रतुस्फुटित होती हैं। मतलब ये बता रहा है, फ्रोबेल महोदय बता रहे हैं कि शिक्षा ये उस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ, मतलब जन्म के साथ उसके जो शक्तियाँ आती हैं वो बाहर निकल के आती हैं, उनका विकास हो जाता है और हमें बाहर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सातवें आ जाते हैं लॉक महोदय। उन्होंने शिक्षा को बताया है कि पौधे पालन द्वारा, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पौधे क्या होते हैं, पालन द्वारा विकसित विकसित किए जाते हैं, तथा मनुष्य शिक्षा द्वारा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पौधे का पालन होता है तभी वो विकसित हो पाता है। ठीक है, तभी वो डेवलप कर पाता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो भी जब शिक्षा पाता है तभी वो क्या कर पाता है, डेवलप कर पाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आपके आठवें नंबर नन महोदय। उन्होंने बताया है कि शिक्षा बालक की व्यक्तित्वता का संपूर्ण विकास है। जो उसका व्यक्तित्वता होती है मेरे प्यारे दोस्त, पर्सनालिटी होती है, उसका जब पूर्ण विकास हो जाता है वही शिक्षा है, जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन का मौलिक योगदान दे सके। मतलब कह रहे हैं कि जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी पूर्ण योग्यता के साथ, जो उसके पास योग्यता है उसके अनुसार मानव जीवन, मतलब मानव जीवन में पैदा हुआ है तो उसकी कुछ मौलिक क्या बोलते हैं, अरे भाई, जैसे कि कर्तव्य बनता है उसका, तो वो क्या कर पाए, उस मौलिक योगदान उसमें दे सके। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर, या निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि वास्तविक अर्थ में शिक्षा संकुचित एवं विस्तृत दोनों अर्थों में प्रगतिशील समन्वय है। ठीक है। अब बात करें शिक्षा की प्रक्रिया औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में संपन्न होती है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से, एक तो औपचारिक रूप में भी और दूसरी अनौपचारिक, दोनों रूप में क्या की जाती है, संपन्न की जाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के विकास और समाज का कल्याण करने की दृष्टि से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। यह चलने वाली, क्या मेरे प्यारे दोस्त,
यह चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह आजीवन चलने वाली मतलब पूरे जीवन चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के स्वरूप के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, ठीक है? अगली हेडिंग आप डालेंगे कि शिक्षा का स्वरूप या प्रकृति, ठीक है? अब देखते हैं शिक्षा के स्वरूप को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। यहाँ पे कुछ रूप बताए गए हैं शिक्षा के, उस अनुसार से इनके हम स्वरूप को या फिर उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। पहली हेडिंग आपकी दी गई है कि शिक्षा एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है? किस प्रकार की संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है? इसमें देखें शिक्षा की एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ मिलती-जुलती है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा की जो एक क्रिया होती है वो दूसरे के साथ आपको मिलती-जुलती, ठीक है? ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे के लिए बनी है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें तो मनुष्य ज्ञान की क्रिया करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? जो मनुष्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो मनुष्य होता है वो क्या करता है? ज्ञान की क्रिया करता है। तो उसी समय भावात्मक क्रिया भी होती है। जब वो समय जिस समय वो क्या करता है ज्ञान की क्रिया कर रहा होता है उसी समय उसके इमोशंस भी उसके साथ जुड़े होते हैं। श्री एस बी जी जोशी महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि शिक्षा एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शरीर, मन, संवेग, ठीक है, और आत्मा की समरूप अभिवृद्धि करना है। मतलब कह रहे हैं सभी का जो है समान रूप से उनका विकास करना, उनकी अभिवृद्धि करना ही क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है? अब दूसरी हेडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे मिलती है आपको शिक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो शिक्षा शिक्षा है ये परिवर्तन मतलब चेंजमेंट की एक प्रक्रिया है। इसमें बात करें शिक्षा अस्थिर होती है। किस प्रकार की होती है? अस्थिर होती है। और जो कुछ क्रियाशील होता है उससे बालक में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता रहता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा तो एक अस्थिर होती है, लेकिन अस्थिर का मतलब हुआ कि वो स्थिर नहीं रहती है, चलती रहती है। और जो कुछ भी क्रियाशील होती है मतलब जो कुछ भी वहाँ पे चलता रहता है उसके अनुसार बालक में कुछ ना कुछ लगातार आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात करें कनिंघम महोदय ने तो उन्होंने लिखा है कि समाज और व्यक्ति दोनों ही विचार दृष्टियों, क्या मेरे भाई दोस्त? समाज और मनुष्य दोनों ही विचार दृष्टियों से शिक्षा परिवर्तन को लाना है। मतलब कह रहे हैं दोनों ही क्या है, दोनों ही दृष्टि से देखें, चाहे आप उसको समाज की दृष्टि से देखें चाहे व्यक्ति की दृष्टि से देखें, दोनों में जो है शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है? परिवर्तन लाना होता है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा की प्रक्रिया में से, ठीक है, मनुष्य एवं समाज दोनों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया से आप मनुष्य और समाज को दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बढ़ने में उनमें परिवर्तन होता है। मतलब कह रहे हैं और आगे बढ़ने से उनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ जब आगे बढ़ेगी तो उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरी हेडिंग यहाँ पे देखें तो शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा की एक प्रक्रिया स्थिर नहीं होती है। मतलब कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य जो है गत्यात्मक से आप ये लग सकते हैं कि शिक्षा की कोई भी प्रक्रिया क्या मेरे प्यारे दोस्त? स्थिर नहीं होती है, वो लगातार चलती रहती है, बल्कि वह लगातार चलती रहती है। बात करें रेमांड महोदय ने लिखा है कि शिक्षा शैशव, क्या मेरे प्यारे दोस्त? शैशव से प्रौढ़ अवस्था तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रेमांड महोदय यही लिखते हैं कि जो शिक्षा है वो जब आप शैशव अवस्था में होते हैं और जब तक आप प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाते हैं उन तक वो लगातार वो सारी शिक्षा लगातार वो चलती रहती है, ठीक है? अब बात करें चौथी हेडिंग के बारे में तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षा दो ध्रुवों वाली प्रक्रिया है। किसकी मेरे प्यारे दोस्त? दो ध्रुव वाली प्रक्रिया है जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं। एडम्स महोदय ने लिखा है कि शिक्षा दो ध्रुवों वाली प्रक्रिया है जिसमें एक ध्रुव पर विद्यार्थी तो दूसरे ध्रुव पर शिक्षक है भाई, ठीक है? बताते हैं इसके जो है दो केंद्र होते हैं। पहला केंद्र जो है विद्यार्थी होता है तो दूसरा केंद्र आपका शिक्षक होता है। बात करें इससे कुछ विद्वानों ने दूसरे नाम से पुकारा है, ठीक है? इसे जो है कुछ विद्वान दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। उनके अनुसार यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है? जो कुछ विद्वान हैं वो बताते हैं कि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे व्यक्ति के सामाजिककरण की प्रक्रिया भी कहा है, ठीक है? तो कुछ समाजशास्त्री भी आपके हुए हैं जिन्होंने क्या बताया है? इसे सामाजिकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। अब बात करें पांचवी हेडिंग की तो पांचवी हेडिंग आपकी कह रही है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। किस प्रकार की है मेरे प्यारे दोस्त? त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। उन्होंने माना है कि इसके तीन ध्रुव होते हैं। उन्होंने शिक्षक विद्यार्थी के साथ साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी महत्व दिया है, ठीक है? उन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी को तो माना ही माना है क्योंकि आपने दो ध्रुवीय वाले में देख ही लिया था। उन्होंने साथ में एक चीज़ और ऐड कर दी है, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है? उसको भी वो वहाँ पे महत्व दे रहे हैं, जिसे दूसरे रूप में हम पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये तीन ध्रुव कौन कौन से हैं?
शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इस प्रकार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये 3 प्रमुख ध्रुव माने जा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के तरफ प्रमुख 3 ध्रुव अगर आपसे पूछ ले तो कौन कौन से बताएंगे? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। 6वें नंबर हेडिंग की बात करें तो इसमें लिखा है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। इसमें देखें तो शिक्षा व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप देखें तो जो शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो व्यक्ति के अंदर जो निहित शक्तियाँ होती हैं उनके क्या करती है, उनमें विकास करती है, उनको डेवलपमेंट करती है। बात करें शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, आगे बात करें इस संबंध में रूसो ने लिखा भी है। क्या लिखा है? कि शिक्षा भीतर से होने वाला विकास है। ये किस प्रकार का होने वाला है? अंदर से होने वाला विकास है, ना कि बाहर से होने वाला संयम। ठीक है, ये बाहर से होने वाला संयम, ये शिक्षा से इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। यह तो प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों और अभिरुचियों की क्रिया होती है, ना कि बाह्य शक्तियों की अनुक्रिया से। ठीक है, अब बात करते हैं आपके गांधी जी ने, तो उन्होंने यह लिखा है कि बालक या फिर वयस्क, कोई बालक है या फिर वयस्क है, उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी इच्छाओं का प्रोत्साहन करके उसका सर्वोन्मुखी विकास करके मेरे विचार से शिक्षा है। ठीक है, मतलब गांधी जी बताते हैं कोई भी बालक है या वयस्क है, ठीक है, प्रौढ़ जिसे आप कह सकते हैं, उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रोत्साहन देके उनका डेवलप करना, सभी तरीकों, सभी तरफों से क्या करना, उनका विकास करना ही क्या होता है? शिक्षा कहलाता है, या गांधी जी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र के बारे में। शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र, ठीक है, इसमें बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी विषय सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें शिक्षा किसी न किसी रूप में संबंधित है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम उन सभी से चीज़ों को सम्मिलित करते हैं जिसमें शिक्षा किसी न किसी रूप में हमें दिखाई पड़ती है। आगे बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे कह सकते हैं कि शिक्षा और इन विषयों के पारस्परिक संबंध में अन्य उप विषय की रचना की जाती है। मतलब कह रहे हैं शिक्षा और इन विषयों के पारस्परिक संबंध जब आप देखते हैं तो इसमें जो है अन्य उप विषयों की रचना भी हो जाती है जिनका अध्ययन शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और जिनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यहाँ शिक्षा के अध्ययन के क्षेत्र अथवा विषय विस्तार का उल्लेख संक्षेप में किया जा रहा है। मतलब कह रहे हैं नीचे आपको जो है इसके विषय विस्तार के रूप में या फिर आप कह सकते हैं अध्ययन क्षेत्र के रूप में जो है विस्तार बताया गया है। देखते हैं यहाँ पे पहला बताया गया है शिक्षा दर्शन। प्रत्येक मनुष्य का जीवन के प्रति कुछ ना कुछ दृष्टिकोण होता है। मतलब कह रहे हैं कोई भी मनुष्य हो, उसका अपने जीवन के प्रति कुछ ना कुछ दृष्टिकोण होता है। वो अपने जीवन को किसी न किसी दृष्टिकोण से देखता है, यह उसका जीवन दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है? मैं पहले जीवन दर्शन कहलाता है, जिसके अनुसार वह जीवन के उद्देश्य निर्धारित करता है। जिसके अनुसार वो क्या करता है? अपने जीवन का क्या उद्देश्य है उसके जीवन का, उसका निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य पैसा ही सब कुछ मान लेते हैं, तो उनका जो दृष्टिकोण होता है उनका ये होता है कि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं ज्ञान को मान लेते हैं तो उनका ये दृष्टिकोण होता है कि ज्ञान ही सब कुछ है। तो वो अपना जो है उद्देश्य, अपना टारगेट जो है ज्ञान को बना लेते हैं। उनका जो मेन एम रह जाता है वो यही रह जाता है कि वो ज्ञान को हासिल करते रहें। ठीक है, अब बात करें निर्धारित करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा द्वारा होती है। और जब आप इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो चाहे आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो चाहे इसकी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो आपकी शिक्षा द्वारा ही होगी। अतएव जीवन दर्शन के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, उसके उद्देश्य, उसका पाठ्यक्रम आदि निर्मित किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि क्या होता है? जीवन दर्शन के आधार पर ही शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, उसके क्या उद्देश्य होंगे और उसका क्या पाठ्यक्रम होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसी के अनुसार निर्मित की जाती हैं। इन समस्त बातों का अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। और जो ये सारी बातें हैं इनका अध्ययन आप शिक्षा दर्शन के अंतर्गत करते हैं, अतः शिक्षा दर्शन के क्षेत्र का एक अंग है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अतः कह सकते हैं शिक्षा जो है ये दर्शन शास्त्र के क्षेत्र का एक क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अंग है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान दूसरी हेडिंग। इसमें देखें तो शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा हम बालक की प्रकृति, रुचि, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां तथा योग्यताओं, चिंतन, स्मृति, विस्मृति, कल्पना शक्ति, बुद्धि, विकास क्रम, ठीक है,
व्यक्तिगत गुण, सीखने की प्रक्रिया आदि तत्वों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व बालक की शिक्षा के आधार माने जाते हैं और इन्हीं तत्वों एवं शक्तियों के आधार पर बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा का इतिहास। इसमें देखें तो शिक्षा के इतिहास अगली हेडिंग डालेंगे तीसरी नंबर। इसमें लिखना होगा कि वर्तमान की उत्पत्ति अतीत पर आधारित होती है। मतलब आप वर्तमान में क्या हैं, ये आपके अतीत के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बीए में अच्छे से पढ़ाई की होगी तभी आप एमए में पहुँचे। अगर आपने बीए में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती तो आप एमए में नहीं पहुँचते। ठीक है, तो ये आपका अतीत तय करता है कि आपका वर्तमान क्या होगा। अब बात करते हैं अतएव प्रत्येक शिक्षा शास्त्री के लिए आदिकाल से लेकर वर्तमान काल की शिक्षा के विकास का इतिहास जानना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं जो भी शिक्षा शास्त्री उसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आदिकाल मतलब पुराने समय से लेकर के और जो वर्तमान समय में शिक्षा पहुंची है इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके विकास का इतिहास आपको जानना जरूरी है कि इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। ठीक है, आगे बात करें, जब तक हम शिक्षा के विकास में आज तक हुए परिवर्तनों का अध्ययन नहीं कर लेते तब तक देश और काल के अनुकूल हम शिक्षा की संरचना नहीं कर सकते। मतलब कह रहे हैं जब तक आप ये नहीं पढ़ लेंगे कि शिक्षा का विकास कैसे हुआ, आज तक शिक्षा इतना डेवलप कैसे हो पाई, यहाँ तक कैसे पहुँच पाई, अगर इन परिवर्तनों का आप अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस काल में जी रहे हैं, उसके अनुकूल आप शिक्षा की संरचना नहीं कर सकते हैं। अतएव शिक्षा के इतिहास का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर पर शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक है, चौथी हेडिंग आपकी होगी शैक्षिक समाजशास्त्र। इसमें लिखना होगा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्ति एवं शिक्षा पर समाज के प्रभाव तथा समाज पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, या फिर मतलब व्यक्ति एवं शिक्षा के ऊपर समाज का क्या प्रभाव पड़ा है, या समाज के ऊपर व्यक्ति और शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी हमारे लिए पढ़ना आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह ज्ञात करते हैं कि समाज का स्वरूप क्या है। ठीक है, मतलब हम यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि समाज का स्वरूप क्या है, समाज और शिक्षा का संबंध कैसा है। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज क्या क्या कार्य है, समाज के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, उसके बाद समाज के विकास में शिक्षा का क्या कार्य है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंध क्या हैं, शिक्षा किस प्रकार समाज पर नियंत्रण रखती है और समाज क्यों शिक्षा की व्यवस्था करता है, आदि बातों का अध्ययन करते हैं और इसे शैक्षिक समाजशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से मेरे प्यारे दोस्त, तो शैक्षिक समाजशास्त्र के नाम से इसको हम पुकारते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पाँचवीं नंबर हेडिंग हम। ठीक है, पाँचवीं नंबर हेडिंग कहती है तुलनात्मक शिक्षा आपको डालना है। इसमें आपको लिखना है कि शिक्षा शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत हम दूसरे देशों की शिक्षा प्रणालियों का एवं प्रयोगों का भी अध्ययन करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं या जो अन्य देश हैं उसमें कौन सी शिक्षा प्रणालियाँ प्रयोग की जा रही हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना होता है और अन्य देशों की उपयोगी बातों को अपनाकर हम अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक उपयोगी और आधुनिक बनाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब आप उनका अध्ययन करते हैं तो उनमें जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये उपयोगी हैं तो उनको आप क्या करते हैं, अपनी आप शिक्षा व्यवस्था में या फिर शिक्षा प्रणाली में उनका उपयोग करते हैं, उनको ढालने का प्रयास करते हैं और अपनी शिक्षा को और उपयोगी आप बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठवीं नंबर हेडिंग के बारे में। तो छठवीं नंबर हेडिंग आपकी होगी शैक्षिक समस्याएं। क्या होगी मेरे प्यारे दोस्त, शैक्षिक समस्याएं आपकी छठवीं नंबर हेडिंग होगी। इसमें आपको लिखना होगा कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको ये भी विचार करना होता है कि वर्तमान शैक्षिक समस्याएं हमें कौन कौन सी देखने को मिल रही हैं, इसके समाधान के तरीके खोजे जाते हैं। और जब ये समस्याएं आप देखते हैं, समस्याएं पता हो जाता है तो उनके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आज हमारे देश में अनेक शैक्षिक समस्याएं हैं। ठीक है, एक नहीं बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं हमारे देश में पाई जाती हैं। जब तक उनका समाधान नहीं खोजा जाता तब तक शिक्षा विकासशील नहीं कही जा सकती। मतलब कह रहे हैं जब तक आप उन समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, उनका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप अपनी शिक्षा को विकासशील नहीं कह सकते हैं। सातवीं हेडिंग आपकी है शैक्षिक संगठन एवं प्रशासन। ठीक है, शैक्षिक संगठन और प्रशासन। इसमें आपको लिखना होगा शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक संगठन भी शिक्षा शास्त्र के विषय माने जाते हैं। ठीक है, बात करें शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांतों और प्रणालियों का अध्ययन करने से हमें शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा विद्यालय का उचित एवं उपयोगी ढंग
उपयोगी संगठन के लिए बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा है और सुसंगठित एवं सुप्रशिस्त प्रशास्ति। ठीक है, प्रशास्ति विद्यालयों की स्थापना हम शिक्षा की प्रक्रिया का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। बात करें उपयुक्त विवेचना के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ठीक है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत अन्य स्वतंत्र विषय को सम्मिलित कर उसके पारस्परिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।